अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि हमने 8वीं जमात में खुर्द अजसाम की दुनिया के बारे में मुताला किया था, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों के बारे में जानकारी हासिल की थी और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों के बारे में जानकारी हासिल की थी। अब मौजूदा सबक में ये 9वीं जमात का 5वां सबक है, जानदार अजसाम में तनु और दर्जाबंदी। तो यहाँ पर इनके तनु की क्या ज़रूरत थी? क्या जानदार अजसाम में सिर्फ जानवरों में ही तनु पाया जाता है या फिर पौधों में भी किसी किस्म का तनु पाया जाता है? क्या रेगिस्तानी पौधों से लेकर गहरे समंदर तक पाए जाने वाले पौधों में कोई फ़र्क है? क्या रेगिस्तानी जानवरों से लेकर गहरे समंदर में पाए जाने वाले जानवरों के दरमियान में कोई फ़र्क है? इन तमाम चीज़ों का मुताला हम इस सबक में करने की कोशिश करेंगे। पौधों में तनु किस तरह का होता होगा, तो पौधों में तनु कैसे होगा, पौधों की दर्जाबंदी किस लिहाज की होगी, इसके लिए हमें जानना होगा पहले पौधों की पत्तों की साख्तें। तो आप देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों को, हमारे अतराफ़ में कई किस्म के पौधे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है चंद पत्तों को लेके आके बताने की। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि घर में जो तरकारी आती है, जिनमें भाजियों की मुख्तलिफ़ अक़साम आती हैं, जैसा कि पालक की भाजी है, अम्बाड़े की भाजी, चुके की भाजी, मेथी की भाजी, कोतमीर है, पुदीना है और करियाब का पत्ता है। इन तमाम पत्ते वाली तरकारियों में आपने किसी किस्म का फ़र्क महसूस किया है? क्या इन तमाम के पत्ते एक जैसे हैं? क्या इन तमाम के पत्तों का मज़ा भी एक जैसा है? नहीं है। अम्बाड़े के पत्ते में, चुके की भाजी के पत्ते में, माट की भाजी के पत्ते में, हर तरह की भाजियों के पत्ते देख लीजिए आप, मुख्तलिफ़ किस्म का फ़र्क पाया जाता है। यही फ़र्क कहलाता है इनका तनु। यहाँ पर ये पत्ता है, ये जो पत्ता है, इस पत्ते की साख्त देखिए आप। ये पत्ता किसी कदर दिलनुमा है और इसके ये सरे जो है ना नोकदार है और ये सरे भी नोकदार है। यहाँ पर इसकी डंडी है, ये बड़ा चौड़ा पत्ता है, फोलिएट लीव कहेंगे इसको क्योंकि चौड़ा है। और इसके अगर से हम बैक साइड देखेंगे तो इस पत्ते के ऊपर ये मोटी सी डंडी गुजरती हुई नज़र आ रही। ये जो डंडी गुजरती हुई नज़र आ रही है, ये जो डंडी है या फिर ये एक काली जैसा निशान जो है, ये है इसकी मैन रग। तो यहाँ पर एक बेसिक तनु हमको मिल जा रहा है कि हम इनकी शक्लों के हिसाब से ही अंदाज़ा लगा सक रहे हैं कि भाजी के पत्ते मुख्तलिफ़ है या अलग तरह के हमको दिखाई दे रहे हैं और इनको हम मुख्तलिफ़ नामों से जान रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमको बेसिक बुनियादी फ़र्क मालूम है कि भाजी के पत्तों में किस किस्म का फ़र्क पाया जाता है। चलिए देखते हैं इस जदवल को कैसे भरेंगे। आपके पास है जदवल नंबर 1। यहाँ पर है सिलसिला निशान, पौधों के नाम, जिसका पत्ता लिया गया उसका नाम लिखना है आपको, पत्ते की लंबाई लिखना है, पत्ते की चौड़ाई भी लिखना है, पत्ते का रंग, पत्ते की शक्ल, पत्ते की सतह, पत्ते की रकीयत। तो यहाँ पर देखिए जो पौधे का नाम है, मैंने 2 पौधों को यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर पेश किए हैं। एक है नीम का पौधा और एक दूसरा है सेम का पत्ता। नीम के पत्ते की जो लंबाई है वो 3 समर है और इसकी चौड़ाई जो है ये 1 समर सेंटीमीटर। इसका रंग सब्ज़ है और जो पत्ते की शक्ल है ये आरी नुमा है, मतलब इसके दंदाने कटे हुए होते हैं। पत्ते की सतह खुरदुरी होती है, मतलब इसकी रगें ऊपर की तौर पर वाज़े तौर पर निकल कर आती है, जिसकी वजह से पत्ते की सतह पर छूने पर हमको खुरदुरापन महसूस होता है। रगियत जो है, रगियत जालदार है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सेम का पत्ता। सेम के पत्ते की जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो 6 सेंटीमीटर है और इसका जो रंग है वो हल्का सब्ज़ है, गहरा सब्ज़ नहीं है बल्कि हल्का सब्ज़ है। पत्ते की जो शक्ल है वो शक्ल है दिलनुमा, यानी कि हार्ट शेप होता है किसी कदर। नेक्स्ट पत्ते की सतह हमवार होती है, रगें बहुत पतली होती हैं। पत्ते पर रगियत जालदार। तो यहाँ पर रगियत तो बता दी, रगियत से क्या मुराद है? पत्ते की सतह पर रगों का फैलाव। तो रगें किस तरह से अरेंज हो रही है, रगें किस तरह से जम रही है पत्ते पर, उसी को कहेंगे हम रगियत। तो पत्ते की सतह पर रगों का वखू या रगों का फैलाव कहलाता है रगियत। रगियत 2 किस्म की होती है, एक होती है जालदार रगियत, दूसरी होती है मुतवाज़ी रगियत। पौधों की बैरूनी खुसूसियात का मुशाहिदा। तो पौधों की बैरूनी खुसूसियात का मुशाहिदा हम किस तरह से करेंगे? तो पौधे किस तरह से दिखाई देते हैं, पौधे का नाम क्या है? यहाँ पर मैंने कुछ पौधों के नाम लिए हैं, इसके अलावा मैं वहाँ पे और नंबर डालकर छोड़ चुकी हूँ, इसको आपको फिलअप करना है। पहला है गन्ना, दूसरा है टाइडेक्स, तीसरा है छुई मुई का पौधा। तो तने की लंबाई क्या होगी? गन्ने की तने की लंबाई ज़ाहिर है छुई मुई और टाइडेक्स से ज़्यादा होगी। ये गन्ने की जो लंबाई होगी वो 6 से 7 फुट तक जाएगी। क्राइब और बैन क्राइब के दरमियान इनका फ़र्क क्या है? तो गन्ना तो घर में हमेशा आता है, तो उसके क्राइब और बैन क्राइब, एक गन्ने के क्राइब और बैन क्राइब दूसरे गन्ने क्राइब और बैन क्राइब से थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं। पत्ते में रगों की तरतीब। तो गन्ने के पत्तों में जो रगों की तरतीब होती है, मैंने अभी बताया था, रगों की तरतीब 2 किस्म की होती है, एक होती है जालदार, दूसरी होती है मुतवाज़ी। तो गन्ने के पत्तों की रगों की तरतीब आएगी मुतवाज़ी। फूल की पैदाइश। फूल की पैदाइश कैसी होगी? ये फूल तन्हा पैदा होगा या फिर फूल गुंचे की शक्ल में पैदा होगा?
सेम के फूल है, सेम के फूल भी ऊंचे की शक्ल में आते हैं, जबकि अगर घर में तुरई की बेल है या फिर तुरई के फूल कभी देखें आप तो उसके फूल देखिए कैसे आते हैं, वो फूल तन्हा आते हैं। पंखुड़ियों की तादाद, फूल के साथ जो कलरफुल पत्तियाँ होती हैं उन्हें पंखुड़ियाँ कहते हैं। तो वो पंखुड़ियों की तादाद क्या होगी, फूल पत्तियों की तादाद, फूल पत्तियों की तादाद कितनी होगी, फूल पत्तियाँ क्या है, जो पंखुड़ियों के साथ हरे पत्तियाँ आती हैं ना उन्हें फूल पत्तियाँ कहते हैं, तो उनकी तादाद क्या होगी। और इस हिसाब से जड़ का निज़ाम कौन सा होगा, असल जड़ का निज़ाम होगा या रेशादार जड़ का निज़ाम होगा। ट्राइडेक्स है, ट्राइडेक्स निस्बतन बहुत छोटा होता है, ये ज़मीन से फैलने वाला पौधा है। तो यहाँ पर इसके क्राइब और बैन क्राइब के दरमियान की लंबाई बहुत तखफीफ शुदा या कम होती है, लेकिन इसकी फूल की डंडी बहुत ज़्यादा लंबी होती। पत्ते में रगों की तरतीब जालदार होती है, फूलों की पैदाइश हमेशा तन्हा होती है, लेकिन जो एक फूल है वो एक मुरक्कब फूल कहलाता है इनका। पंखुड़ियों की तादाद और पत्तियों की तादाद आपको काउंट करके लिखना है। जड़ रेशादार है या असल जड़ का निज़ाम है, तो यहाँ पर ट्राइडेक्स में क्योंकि जालदार रगदारी है इसीलिए इसमें असल जड़ का निज़ाम होगा। तो यहाँ पर पौधा एक बीज पत्तियाँ है या पौधा दो बीज पत्तियाँ है, क्राइब और बैन क्राइब क्या है, इसके बारे में हमको जानकारी हासिल करना बेहद ज़रूरी। तो क्राइब और बैन क्राइब क्या है, पौधे पर कभी आप देखिए गन्ना जब आप खाते हैं तो गन्ने के एक हिस्सा इसका बहुत ज़्यादा सख्त होता है जिसे आप चबा नहीं पाते, लेकिन और एक हिस्सा बहुत ज़्यादा नर्म होता है जिसे आप हमेशा खाते हैं। तो गन्ने का जो खाया जाने वाला हिस्सा है जो लंबा और नर्म होता है वो हिस्सा कहलाता है बैन क्राइब या फिर इंटर नोड। और जो बैन क्राइब है, बैन क्राइब के दोनों जानिब जो है ना जो सख्त हड्डीदार हिस्सा होता है उस सख्त हड्डीदार हिस्से को कहा जाता है क्राइब। क्राइब का यहाँ पर काम क्या है, जो है बैन क्राइब एक लचकदार हिस्सा है जबकि क्राइब एक सख्त हिस्सा है। बैन क्राइब और क्राइब दोनों मिलकर पौधे को लचक फ्राहम करते हैं, पौधे को टूटने से बचाते हैं। जब हवा के तेज़ झुके आते हैं तो पौधा झुकता है फिर वापस अपनी जगह पर आता है। रगों की तरतीब क्या होगी, ये मुतवाज़ी या जालदार होगी। तो जब भी देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर से पत्ते में जालदार रगदारी है तो सीधा सीधा पत्ते के हिसाब से हम जड़ों का अगर देखेंगे तो जड़ों की जो जड़ का निज़ाम है वो जड़ का निज़ाम होगा असल जड़। अगर रगदारी जालदार है तो असल जड़ का निज़ाम, अगर रगदारी मुतवाज़ी है तो इत्तेफाकी जड़ का निज़ाम। अगर से रगें एक रग के साथ दूसरे जानिबी रगें निकल कर आपस में मुत्तहिद होकर एक जाल बना दें, जाल जैसी साख्तें हमको दिखाई दें तो हम उसे कहेंगे जालदार रगदारी। अब बोलेंगे कि मुतवाज़ी रगदारी हम कहाँ देखें, धान गेहूँ घास इनके पौधों में, गन्ने के पत्तों में मुतवाज़ी रगदारी पाई जाती है। कभी गन्ने का पत्ता देखिए, कभी जवार देखिए, कभी गेहूँ का पत्ता देखिए, कभी धान का पत्ता देखिए, इन तमाम में पाई जाने वाली रगदारी मुतवाज़ी रगदारी होती है। तो यहाँ पर इस मुतवाज़ी रगदारी की बिना पर इनमें पाया जाने वाला जड़ों का निज़ाम होता है रेशादार जड़ों का निज़ाम। तने के निचले हिस्से से जड़ें निकल कर आती। वजह क्या है जालदार रगदारी और मुतवाज़ी रगदारी पाए जाने की? वजह यह है कि जो पौधे हैं वो पौधों में अगर से बीज पत्तियाँ सिर्फ एक हो उस वक्त जड़ें इत्तेफाकी होंगी या रेशादार जड़ का निज़ाम होगा, और तने का जो निज़ाम होगा उस निज़ाम में जो पत्तों की तरतीब, पत्तों पर रगों की तरतीब होगी वो रगों की तरतीब मुतवाज़ी होगी। और दो बीज पत्तियाँ अगर है तब क्या होगा, जड़ों का जो निज़ाम है वो असल जड़ का निज़ाम होगा, क्योंकि जड़ जो है अपने अखवा वाले हिस्से से निकल कर आएगी और मोल वाले हिस्से से तने का नमो अमल में आएगा। तो इस तरह से जो पत्तों पर रगों की तरतीब होगी वो जालदार होगी। तो दो बीज पत्तियाँ में जालदार रगदारी और एक बीज पत्तियाँ में मुतवाज़ी रगदारी पाई जाती। दो बीज पत्तियाँ में असल जड़ का निज़ाम होता और एक बीज पत्तियाँ में इत्तेफाकी या फिर रेशादार जड़ का निज़ाम पाया जाता है। तो बेटा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अब यहाँ पे जानवरों में तनु क्या होगा, हशरात की बैरूनी खुसूसियत क्या होगी। आपको यहाँ पे जिदवल नंबर 5 ये जो आपको फिलअप करना है आपकी किताब में, यहाँ पर हशरात के नाम लिखने हैं, जैसे कि चींटी है, काकरोच है, टिड्डा है, मकड़ी है। तो ये जो जानवर है इन जानवरों में तनु किस तरह से होगा, इन हशरात में तनु किस तरह से होगा। तो यहाँ पर हशरात के नाम लिखना है, तितली है, मक्खी, घरेलू मक्खी, मच्छर, चींटी, टिड्डा, काकरोच, इनके नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। जितने कीड़े आप अपने अतराफ में देख रहे हैं, पैरों की तादाद, इनमें कितने पैर पाए जाते हैं, तितली के कितने पैर होते हैं, मक्खी के कितने पैर होते हैं, मच्छर के कितने पैर हैं, इनके बारे में आपको लिखना है जो आपको आसानी से दस्तयाब है। इनमें परों की तादाद क्या होगी, कितने पर इनमें पाए जाते हैं, रंग कैसा होगा, तितली का रंग और मक्खी का रंग क्या मुशाबा होता है, नहीं। शक्ल और जसामत, इनकी शक्ल क्या होगी, इनकी जसामत क्या होगी, क्या तितली और मक्खी सेम जसामत के होते हैं, मुशाबा होते हैं, नहीं। इन दोनों में फ़र्क पाया जाता है। क्या मक्खी और मच्छर एक जसामत के होते हैं, नहीं होते हैं। क्या कॉकरोच और मक्खी में तकाबुल कर सकते हैं हम एक जैसा, नहीं कर सकते हैं। जिस्म के हिस्से क्या हैं, सेगमेंट्स कितने, मतलब इनका जिस्म अगर से ख़तादार होगा तो इनमें सेगमेंट्स कितने होंगे, कितने जिस्म के हिस्से होंगे। इनमें और कोई दीगर खुसूसियात है जो आपको अचानक से लग रही है कि कुछ डिफरेंट है तो आप इसको भी लिख सकते हैं।
जैसा कि अब हमारे हाथ है, हमारे हाथ में भी जॉइंट्स है, लेकिन उतने ज़्यादा जॉइंट्स नहीं होते जितने कि इन हशरात के पैरों में पाए जाते हैं। तो इस तरह के जोरदार पैर रखने वाले जानवरों को जोड़पा या फिर आर्थ्रोपोड्स कहा जाता है। तो यहाँ पर इन जानदारों के जो पैर हैं इनकी मुशाबहत तकरीबन सेम होती है, इसीलिए इन सबको एक अलग फाइलम में दर्जाबंद किया गया है। इन पैरों की मुनासिबत से इनको अलग किया गया, पैरों की मुनासिबत से इनको एक साथ किया गया। तो इस तरह से कुछ मुनासिबतें हैं और कुछ इख्तिलाफात हैं जिनकी बिना पर जानदारों को एक ज़िम्रे में दर्जाबंद किया जाता है या फिर उस ज़िम्रे से अलहदा भी किया जाता है। हैवानात में तगय्युर, बैरूनी खुसूसियत। तो यहाँ पे हैवानात में तगय्युर में अगर से हम किसी जानवर को जाकर उसका खुसूसियत को देखने की कोशिश करेंगे या उसके साइज़ वगैरह नापने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है जानवर डर जाएगा, हमको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। इस लिहाज से हम क्या करेंगे, हम अपने जमात में जो साथी है या फिर हमारे अपने भाई बहन जो हैं उनकी हाइट में डिफरेंस को मालूम करेंगे। तो यहाँ पर तालिब इल्म का नाम है, उसका ख़द, उसका वज़न और उसकी लंबाई अंगूष्ठ इशारा यानी कि बालिश के हिसाब से उसकी लंबाई को जानना है। नेक्स्ट अंगूठे का निशान, जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो कैसे हैं वो देखना है, हथेली की चौड़ाई देखना है और उसकी लंबाई भी देखना है। तो यहाँ पर जो अंगूठे का निशान है, जैसा कि हम हो सकता है हाइट दोनों की बराबर हो, चारों की बराबर हो सकता है ख़द दोनों का बराबर हो और वज़न चंद बच्चों का एक साथ बराबर हो वज़न या थोड़ा बहुत फ़र्क हो, और जो लंबाई है उंगलियों की वो लंबाई अगर से देखेंगे तो किसी की छोटी होते हैं किसी की बड़े होते हैं, बस दोनों चारों की एक साथ मिलके भी आ सकते हैं। नेक्स्ट अंगूठे का निशान, ये बहुत अहमियत का हामिल है। सबके फिंगरप्रिंट्स हमेशा एक जैसे नहीं दिखाई देते, हर एक का फिंगरप्रिंट एक यूनिक, एक बेहतरीन अलग अंदाज का होता है जो कुदरत का एक नमूना है कि किसी दो इंसान के फिंगरप्रिंट्स एक साथ मैच नहीं करते। कभी भी आप देखिए आपका जो फिंगरप्रिंट है आपके ख़ानदान में किसी से भी मैच नहीं करेगा। तो ये बहुत बारीकी है जो कि किसी दूसरे से मैच करने से मुख्तलिफ है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कहीं भी फिंगरप्रिंट लगाकर कुछ भी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस एक शख्स का फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी दूसरे शख्स के फिंगरप्रिंट से बिल्कुल भी नहीं मिलता, जबकि दुनिया की इतनी बड़ी आबादी है, यह कुदरत का एक निज़ाम। आप देखिए तालिब इल्म के नाम के साथ ख़द, वज़न, अंगुष्ठ इशारे, उंगलियों की लंबाई और अंगूठे के निशान और हथेली की चौड़ाई, तो यहाँ पर इन सब में सारी चीज़ें मुशाबे रहेंगी, लेकिन आपके जो अंगूठे का निशान है ये बदल जाएगा। पौधे में तगय्युर, ग्रुपबंदी में खुसूसियात के इंतखाब के लिए तगय्युरात हमें एक बुनियाद फराहम करते हैं। चंद खुसूसियात की बिना पर जानदारों की ग्रोहबंदी करना जो मुख्तलिफ आबादियों के दरमियान में फ़र्क और तरह के दरमियान मुमासिलत जिनसे जानवरों की इर्तिखा अमल में आती है, दर्जाबंदी कहलाती। तो जानवरों की चंद खुसूसियात है जो जानदारों की ग्रोहबंदी करना या जो मुख्तलिफ आबादियों के दरमियान में फ़र्क और उनके दरमियान में मुमासिलत जानवरों की इर्तिखा में अमल में आती है, तो इस अमल को कहेंगे हम दर्जाबंदी। तो यहाँ पर दो मुख्तलिफ जानवर या मुख्तलिफ आबादियों के दरमियान में फ़र्क और उनके दरमियान में मुमासिलत, इन दोनों चीज़ों की बिना पर क्या होता है, इर्तिखा अमल में आया। और इसी इर्तिखा की बिना पर क्या करें, लोग जानदारों को अलग अलग दर्जों में दर्जाबंद करते चले गए। ये दर्जाबंद करने की अहम वजह क्या थी, ताकि हम जानदारों के बारे में बेहतर से बेहतर तौर पर मुताला कर सकें। इस तरह हयातियात में दर्जाबंदी से मुराद जानवरों का मुनज़्ज़िम मुताला। यहाँ पर हयातियात में जो दर्जाबंदी है इससे मुराद क्या है, जानवरों का मुनज़्ज़िम मुताला। तो तमाम जानदारों के मुनज़्ज़िम मुताले के लिए ही दर्जाबंदी को अमल में लाया गया। दर्जाबंदी की ज़रूरत क्या है, तो यहाँ पर दर्जाबंदी जो है हमको एक बेहतरीन फ़हम और मालूमात फ़राहम करती है। तो दर्जाबंदी के ज़रिए किसी एक अज़ू के बारे में हमको मालूम करना है, अज़ुओं के बारे में हमको मालूमात हासिल करना है, तब यहाँ पर क्या होता है, दर्जाबंदी हमारे बहुत काम आ सकती है। ये जानदार अज़साम के सही और मुनज़्ज़िम मुताले में मदद करती है। ये आसान तरीक़े से तक़ाबुल करने में मदद करती है। तो मतलब हमारे लिए ये आसान हो जाता है कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें एक दूसरे से मुशाबा हैं। हमें अज़ुओं के इर्तिखा के बारे में वाज़ेह नज़रिया अता करती है। अज़ुओं का इर्तिखा किस तरह से हो, तो इन इर्तिखा के बारे में हमको जानकारी हासिल करने के लिए दर्जाबंदी बेहद ज़रूरी है। चंद माहिरीन हैं जिन्होंने आज तक मुख्तलिफ़ दर्जाबंदी की कोशिश की है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़े से दर्जाबंदियाँ की गई हैं, जिनमें सबसे पहले आता है लिन्नायस। लिन्नायस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को पेश किया था। इसने क्या किया था, वेजिटेबिलिया और एनिमालिया यानी कि नबातियात और हैवानियात दोनों किंगडम्स को बनाया था। तो लिन्नायस के मुताबिक क्या था, ज़मीन पर सिर्फ 2 ही किस्म के जानदार पाए जाते हैं, या तो पौधे पाए जाते हैं या फिर हैवानात पाए जाते हैं। लिन्नायस ने क्या किया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 आलमी नज़रिए को पेश किया यहाँ पर लिन्नायस ने। इसके बाद आए हेकल, उन्होंने क्या किया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को पेश किया। इसमें प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमालिया को रखा चट्टन, और उन्होंने
टू एम्पायर प्रोकैरियोट यूकैरियोट को रखा। उसके बाद कोपलैंड उन्होंने 4 किंगडम रखा। उसमें पहला किंगडम दिया उन्होंने मोनेरा, उसके बाद प्रोटेस्टा, उसके बाद प्लांटी, एनिमालिया। उसके बाद आया विटेकर। विटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन के लिए जो है ना लिन्नायस से बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ किया। इन्होंने कहा कि सिर्फ 2 ही किस्म के जानदार ज़मीन पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि इनके अलावा भी बहुत किस्म के जानदार हैं जो ज़मीन पर एग्जिस्ट करते हैं। इनको अलग अलग किंगडम्स में रखना ज़रूरी है। और विटेकर ने उस टाइम पर 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि 5 आलमी दर्जाबंदी को पेश किया। तो यहाँ पर 5 आलमी दर्जाबंदी या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके ज़रिए पेश किया गया? विटेकर के ज़रिए 1969 या 1969 में। उन्होंने मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी, फंगी और एनिमालिया इस तरह के 5 किंगडम्स को पेश किया। विटेकर के बाद वूज एट आल, जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया का नाम दिया। कैविलियर और स्मिथ 1998 में इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को पेश किया, जिसमें बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, क्रोमिस्टा है, प्लांटी, फंगी और एनिमालिया के बारे में इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन को पेश किया। लिन्नायस एक ऐसे माहिर साइंस थे जिन्होंने हर जानदार को 2 नाम देने का नज़रिया तजवीज़ किया। यहाँ पर जो दर्जाबंदी का बुनियादी तरीक़ा भी माना गया। तो यहाँ पर इन्होंने 2 नाम दिए और इस 2 नाम देने के तरीक़े को उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का नाम दिया। तो यहाँ पर लिन्नायस ने हर जानदार को 2 नाम दिए जो दर्जाबंदी का तरीक़ा था और सदियों तक गालिब रहा। तो कई सदियों तक 2 नाम देने के दर्जाबंदी के तरीक़े को गालिब रखा गया, यानी कि इनका तरीक़ा बहुत ज़्यादा आम हुआ। 2 नाम में पहला नाम था जीनी नाम या जिनसी नाम और दूसरा नाम था नोई नाम, जो नो को ज़ाहिर करता है। नो के बाद जिन्स को जेनेरा, जेनेरा को तरतीब और तरतीब को जमात, जमात को आलिया, आलिया को किंगडम में दर्जाबंद किया। तो यहाँ पर नो जो है, नो को क्या करे, मुख्तलिफ़ अनवा के पौधों या मुख्तलिफ़ अनवा के जानवरों को एक जीन्स में डाला गया। उसके बाद एक जीन्स में डालने के ऐड करने के बाद क्या करें, इस जीन्स को फिर आगे एक क्लास में रखे, एक जैसे ही दिखने वाले या खुसूसियात की बिना पर उसको नाम दिया गया जेनेरा। जेनेरा को फिर क्या करें इन्होंने ऑर्डर में या फिर तरतीब में रखा। तरतीब को फिर क्या करें, एक जमात में क्लासीफाई किया, क्लास में रखा। क्लास को क्या किया इन्होंने, फाइलम में रखा। फाइलम को फिर किंगडम, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जेनेरा, जीन्स और स्पीशीज़, इस तरह से आता है। ये हम यहाँ से उल्टा ले सकते हैं क्योंकि सबसे पहले आला दर्जे पे आएगा इसका आलम यानी कि आलम नबातियात। उसके बाद फाइलम, फाइलम में या फिर थालोफाइटा आ सकता, ब्रायोफाइटा आ सकता। जमात है, जमात को एक जमात, तरतीब, उसके जेनेरा, जीनस और नो को दर्जाबंद करने का तरीक़ा उन्होंने बताया। नेक्स्ट, लिन्नायस के मुताबिक खज़ियों के 2 आलम एनिमालिया और हैवानिया, हैवानात, और प्लांटे, नबातात हैं। तो यहाँ पर एनिमालिया यानी कि हैवानात है और प्लांटे यानी कि नबातात, जानवर और पौधे हैं। इस तरह इनकी दर्जाबंदी 2 आलमी दर्जाबंदी कहलाई। फिर उसके बाद थॉमस विटेकर ने इन चीज़ों के इनके नज़रिए पर इख्तिलाफ़ किया। तो यहाँ पर लिन्नायस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि इंसान है, इंसान का साइंसी नाम है होमो सेपियन। तो इंसान का साइंसी नाम होमो सेपियन क्यों रखा गया है? होमो इंसान की जीनस है, सेपियन इसकी स्पीशीज़ है। तो यहाँ पर होमो सेपियन जो है इंसान का साइंसी नाम है। तो एक पहला नाम है जेनेरिक नेम या जीनी नाम, दूसरा है नोई नाम। तो जीनी नाम को कैसे लिखेंगे? जीनी नाम हमेशा जो है ना, जीनी नाम का पहला लेटर, पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल होगा और नोई नाम का पहला अल्फ़ाबेट हमेशा स्मॉल रहेगा, यानी कि स्मॉल लेटर से लिखेंगे। होमो सेपियन में इंसान का होमो जो है जीनी नाम है और सेपियन जो है नोई नाम है। और इनको लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है इटैलिक हैंडराइटिंग है, जो तिरछी हैंडराइटिंग कहते हैं, तिरछी तौर पर लिखना, इस तरह से इसको लिखा जाता है। लिन्नायस के 2 इसमी तस्मीय की वजह से कई पौधों को एक साथ मुख्तलिफ नाम मिले हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अगर से हम देखेंगे गनेर का पौधा, गनेर के पौधे का बोटानिकल नेम है नीरियम ओडोरम। अगर से नीरियम ओडोरम है, यहाँ पर हम उसको गनेर कहते हैं। तो अगर से गनेर के पौधे को हम किसी और जगह पर जाकर बोलेंगे कि ये गनेर का पौधा है, तो हमारी बात कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मुख्तलिफ पौधों को मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। आलू को हर जगह अलग नाम से जाना जाता है, उसी तरह से गनेर को अलग नाम से जाना जाता है। तो जो सोसाइटी है ICBN है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, इसके मुताबिक पौधों को ज़रूरी ये था कि सारी दुनिया में एक पौधे को मखसूस नाम से जाना जाए। विटेकर की जो दर्जाबंदी थी आलमी बुनियाद, उसकी बुनियाद उन्होंने रखी लिन्नायस के नज़रियात का इख्तिलाफ़ात करते हुए। तो उन्होंने लिन्नायस के नज़रियात का पुरज़ोर इख्तिलाफ़ किया और इनकी आलमी दर्जाबंदी की बुनियाद रखी। इनकी दर्जाबंदी में जो है ना, सबसे पहले मोनेरा है जिसमें बैक्टीरिया को शामिल किया गया, प्रोटिस्टा है जिसमें जो है ना पैरामीशियम वगैरह को शामिल किया गया,
नेक्स्ट प्लांटे, पौधों को शामिल किया गया। फंजी जिसमें बूझ वाले पौधों को शामिल किया गया। एनिमालिया जिसमें हैवानात को शामिल किया गया। तो यहाँ पर विटेकर ने जो पेश की दर्जाबंदी, ये दर्जाबंदी सही थी? क्या ये दर्जाबंदी ऐसी ही होनी चाहिए थी? तो उस टाइम पे ये दर्जाबंदी को काबिल क़बूल माना गया, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार मुख्तलिफ़ तर्ज़ की खुसूसियात का इजहार करते हैं। तो उस लिहाज से विटेकर की दर्जाबंदी जो है उस दौर में सही मानी गई और उसको एक्सेप्ट भी किया गया। लेकिन विटेकर की यहाँ पे एक चीज़ जो उन्होंने छोड़ दी थी वो थी एक्सट्रीम कंडीशन में जीने वाले जानदार। थर्मोफाइल जो है ये बहुत ज़्यादा हरारत में ज़िंदगी गुजारने वाले जानदार हैं। एक्सट्रीम हालोफाइल्स यानी कि बहुत ज़्यादा नमकीन पानी में ज़िंदगी गुजारने वाले जानदार। तो इन दोनों चीज़ों को विटेकर ने छोड़ दिया था, जिसके बाद इनकी दर्जाबंदी को थोड़ा सा फिर से मॉडिफाई किया गया, तब्दील किया गया। लुका या फिर तो यहाँ पे लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर्स आर्किया और बैक्टीरिया जो है ये दोनों में गैर वाज़े मरकज़ा पाया गया, जबकि यूकेरिया में वाज़े मरकज़ा पाया गया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों प्रोकैरियोट थे। प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में फ़र्क क्या है? प्रोकैरियोट्स वो जानदार जिनमें डीएनए पाया जाता है, यानी कि जीनियाती मादा तो पाया जाता है, लेकिन ये मादा मखसूस गिलाफ में घिरा हुआ नहीं होता है, उसको कहेंगे हम प्रोकैरियोट्स। नग़्ज़ नवाती या फिर नग़्ज़ नवातिये। तो यहाँ पर ये जो आर्किया है और बैक्टीरिया ये दोनों नग़्ज़ नवातिये कहलाए, जबकि यूकेरिया, यू मीन्स कामिल, मुकम्मल, तो यूकेरिया, कैरियन मीन मरकज़ा, तो यूकेरिया यानी कि कामिल मरकज़े वाले जानदार। तो यहाँ पे इनमें जो है ना डीएनए वाज़े तौर पर मरकज़े के अंदर या मरकज़ाए गिलाफ के अंदर बंद था, इसीलिए इसको नाम दिया गया है यूकेरिया। यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया, यहाँ पर ये जो है बैसिली है और ये कोकी बैक्टीरिया जो चेन वाली साख्तें आपको दिखाई दे रही, तो ये मोनेरा फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाली हैं। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया में इसमें ये जो साख्त आपको दिखाई दे रही है, इस तरह गोल का लच्छेदार साख्त, जो एक बार चेक कीजिए तो ये जो साख्त है ये है इसका डीएनए। ये खलवी झिल्ली है, खलवी दीवार है और ये इसके सीलिया या हुद्बे जिसके ज़रिए हरकत कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया में आपको दिखाई देगा यहाँ पर ये मरकज़े वाला हिस्सा डीएनए। तो आप देखिए आमतौर पर तमाम खलियों में मरकज़ा गोल या कुर्रवी शक्ल का होता है और एक गिलाफ से घिरा हुआ होता है, लेकिन यहाँ बैक्टीरिया में क्या हुआ, डीएनए आज़ादाना हालत में मौजूद है। मोनेरा की आम खुसूसियत क्या है? एक खलवी होते हैं, मरकज़ाए गिलाफ इनमें आमतौर पर गैर मौजूद होता है। खलवी तकसीम के ज़रिए तौलीद का अमल अंजाम देते हैं, मतलब एक खलिया तकसीम होकर दो खलियों को वजूद में लाता है। मखवियात का इंतज़ाम रास्त तौर पर हरकत के लिए सूतिये पाए या हुद्बे पाए जाते हैं, सीलिया या फिर फ्लैजेला पाए जाते हैं, या फिर बाल जैसी साख्तें पाई जाती। इनमें 3 बड़े ग्रोह शामिल हैं, एक है आर्कियोबैक्टीरिया, आर्चिबैक्टीरिया, दूसरा यूबैक्टीरिया, तीसरा है साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पर आर्कियोबैक्टीरिया इनमें जो है ना मरकज़ा क्लियर नहीं होता, बल्कि यूबैक्टीरिया मरकज़ा क्लियर होता है। नेक्स्ट साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या है? ये नीलगो सब्ज़ बैक्टीरिया है, जिनको साइनोफाइट्स भी कहा जाता है। तो ये नीलगो सब्ज़ बैक्टीरिया जो है ये आमतौर पर इनमें सब्ज़ किस्म का पिगमेंट पाया जाता है, जो तालीफ़ ज़ियाई के लिए अहम साबित होता है। प्रोटेस्टा की मिसालें हमारे पास स्लीपरसोल, पैरामेशियम, ये है अमीबा। नेक्स्ट ये है यूग्लिना। तो यहाँ पर पैरामेशियम के इस जिस्म पर ये जो हिस्से दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे हिस्से इसके हुद्बे कहलाते हैं या फिर सीलिया कहते हैं इसको। ये अमीबा है, अमीबा को किसी भी किस्म के कोई साख्तें दिखाई नहीं दे रही है, ऐसे हुद्बे दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब ये है कि इसको हरकत करने के लिए कोई आज़ा मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी ये हरकत करता है। हरकत कैसे करता है? ये अपनी खलवी झिल्ली के ज़रिए हरकत करता है, काजिब पैर बनाता है। यूग्लिना की जो हरकत होती है एक फ्लैजेला के ज़रिए होती है। एक लंबा आपको यहाँ से ये इसका फ्लैजेला वाला हिस्सा है, ये फ्लैजेला को आगे पीछे हरकत देते हैं, ये अपनी हरकत को अंजाम देता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। इसकी खुसूसियत ये है कि ज़्यादातर एक खलवी लेकिन चंद कसर खलवी होते हैं। झिल्लीदार मरकज़ा पाया जाता है, बाज़ दिगर तग़ज़िये होते हैं, चंद खुद तग़ज़िये होते हैं, यानी कि इनमें ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे दिगर तग़ज़िये हों, बल्कि चंद खुद तग़ज़िये यानी कि सब पिगमेंट पाया जाता है, जिसके ज़रिए तालीफ़ ज़ियाई का अमल ये अंजाम दे सकते हैं। ये तन्हा या आबादी की शक्ल में ज़िंदगी गुजारते हैं, तौलीद जिस्मानी तकसीम के ज़रिए। तो प्रोटिस्टा के तमाम जानदारों में भी जो तौलीद होती है वो तौलीद किसके ज़रिए हो रही? जिस्मानी तकसीम, यानी कि एक खलिया तकसीम होगा और 2 खलियों को तैयार करेगा। फंजी, इसकी मिसालें हैं एस्परजिलस, पेनिसिलम और एगेरिकस। ये आप कॉमनली देखते होंगे खुश्क दीवारों पर बारिश के दौरान जो है इस तरह की छतरियाँ निकल के आती। तो ये है मशरूम वाला हिस्सा, या फिर मशरूम जो मार्केट में भी अवेलेबल रहता है, तो ये मशरूम है।
मशरूम को बतौर ग़िज़ा भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये फंजी की मिसालें हैं। कारामत फंजी की मिसालें, एस्परजिलस भी कारामत है, पेनिसिलिन जो है इससे तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन बनाया जाता है। इसके अलावा अचार या फिर ग़िज़ाई अशियाएँ, ब्रेड है, रोटी है, चावल है, इनको ख़राब करने वाली फंजी भी पाई जाती हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। ये कारामत फंजी है। इसके अलावा नुकसानदेह फंजी भी मौजूद है। फंजी की इम्तियाज़ी खुसूसियत, फंजी अक्सर जो है ना कसीर खलवी होते हैं, कामिल मरकज़ा रखते हैं, मतलब इनका जो मरकज़ा है मुकम्मल होता है, यानी कि मरकज़ा DNA मरकज़ा ग़िलाफ़ से घिरा हुआ होगा। तग़ज़िया जो है इंजज़ाब के ज़रिए अंजाम पाता है, मतलब फंजी जब किसी चीज़ पर बैठते हैं तो आप देखिए वो फंगस उगने के बाद उस चीज़ का निचला हिस्सा जो है ना एकदम नरम पड़ जाता है और वो चिपचिपा सा मादा तैयार हो जाता है। वो जो है फंजी पहले बैरूनी तौर पर तहलील कर देती है ग़िज़ाई मादों की, मुरक्कब पेचीदा मादों की सादा मादों में तहलील कर देते हैं। तहलील करने के बाद तोड़ने के बाद फिर क्या करते हैं, उनको जज़्ब कर लेते हैं। तो तग़ज़िया का जो अमल है वो रास्त तौर पर ग़िज़ा हासिल नहीं करेंगे बल्कि जज़्ब करके, तहलील करके बैरूनी तौर पर उसको जज़्ब कर लेंगे ग़िज़ाई मादों को। तौलीद जो है इनकी जिस्मानी तक़सीम के ज़रिए भी तौलीद होती है, मतलब जब कभी हम फंजी को तोड़ते हैं तो उसका कुछ हिस्सा टूट जाए तो नबाताती अफ़ज़ाइश उसके नबाती हिस्से से हो रही, उस तरह की अफ़ज़ाइश अंजाम पाएगी। लेकिन उसके अलावा आम तौर पर जो तौलीद होती है इनके बुज़रों के ज़रिए होती है। तो फंजी के बहुत बारीक बुज़रे पैदा होते हैं। वो बुज़रे जो हैं हवा में उड़ते हैं और एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर पहुंचकर नए फंजी के सबस्ट्रेट को तैयार करते हैं। आलम नबातात, तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं विटेकर की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें इन्होंने जितने दिए उतनों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो यहाँ चौथा है इनका प्लांटे या फिर आलम नबातात। विटेकर ने आलम नबातात को 2 ज़ेली आलमों में तकसीम किया। इसमें सबसे पहला गैर ज़ोहरावी पौधे और दूसरा ये है ज़ोहरावी पौधे। तो यहाँ पर गैर ज़ोहरावी पौधे इनको कहा गया है क्रिप्टोगैम्स यानी कि बग़ैर फूल वाले पौधे। तो बग़ैर फूल वाले पौधों में इन्होंने शामिल किया है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ज़ोहरावी पौधों में इन्होंने शामिल किया है फूल वाले बीज में रखने वाले पौधे। इसमें इसकी 2 किस्में, खुल बीजे और बंद बीजे। तो यहाँ पर ब्रायोफाइटा जो है, आप लोग कभी देखिए पुरानी दीवारों पर बारिश के दौरान मखमल नुमा साख्तें उभर आती हैं, सब्ज़ एकदम मखमली दिखाई देती है। वो दरअसल कंजाल नहीं, छोटे एक आपके हाफ इंच के इतने ही पौधे ग्रोथ होते हैं, नमू पाते हैं पुरानी दीवारों पर और एकदम सब्ज़ एक मखमल की वो सतह तैयार करते हैं। उस सतह वाले पौधों को कहा जाता है ब्रायोफाइट्स। पत्ते काजिब होते हैं, यानी कि पत्तों में रगियत नहीं होती है, इसलिए काजिब पत्ते कहलाएंगे। जड़ें भी काजिब होती हैं क्योंकि जड़ों में भी जो वास्कुलर सिस्टम पाया जाना चाहिए पौधों में वो सिस्टम नहीं पाया जाता है, इसीलिए जड़ें भी काजिब होती हैं। टेरिडोफाइटा इनको हकीकी पौधे कहा जाता है क्योंकि इनके पत्ते और जड़ें हकीकी होती है, पत्तों में रगियत पाई जाती है, पत्ते वाज़े तौर पर फैली हुई हालत में पाए जाते हैं। खुल बीजे यानी कि ऐसे पौधे जिनके बीज ओपन होते हैं। देखिए यहाँ पर ये पौधा दिखाई दे रहा है आपको, साइकास का पौधा है। इसके जो ये साख्तें हैं ये जो है ना इसके स्पोरोफिल्स कहलाते हैं, बुज़री पत्ते कहलाते हैं। ये बुज़री पत्ते क्या करते हैं, इनके बैरूनी सतह पर बुज़री चौकड़े तैयार होते हैं जिनमें बुज़रादान तैयार होते हैं और बुज़रादान में बुज़रे तैयार होते हैं। बुज़रे जो है यहाँ से ग्रोथ होकर बाहर निकलते हैं, बाद में मादा बैज़े पर जाकर गिरते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी किस्म का फूल तैयार नहीं हो रहा, तो यहाँ पर इनके बीज जो है बैरूनी तौर पर आज़ादाना तौर पर पाए गए हैं, इनको खुल बीजे कहा जाता है। ज़ोहरावी पौधों की दूसरी किस्म है बंद बीजों में बीज जो है फूल के अंदरूनी हिस्से में फल तैयार होते हैं, फल के अंदरूनी हिस्से में बीज तैयार होते हैं। आप देखिए तुरई, कद्दू वगैरह को काटते हैं या आम को काटते हैं आप, तो उस वक्त क्या होता है, इसका बीज इसके अंदर आपको दिखाई देता है। बंद बीजों में 2 किस्में, एक है एक बीज पत्तियाँ और दूसरे हैं 2 बीज पत्तियाँ पौधे। इंशाअल्लाह अगली क्लास में जानवरों की दर्जाबंदी के बारे में डिस्कस करेंगे।